काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। अगर ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो ना तो पास हो जाओगे फिजिक्स में, ठीक है। 23 नंबर लाना होता है पास होने के लिए, और ये सब अगर आप लोग ध्यान से एक बार देखे रहोगे तो आपके दिमाग में घूमता रहेगा दोस्तों, आपके दिमाग में ये सब घूमता रहेगा ना। अगर कोई भी शब्द मिल जाता है क्वेश्चन में, कोई भी शब्द मिल जाता है ना, तो उससे रिलेटेड आप बना के लिख दोगे। तो अगर 3 नंबर का भी क्वेश्चन रहेगा ना, अगर आप गलत भी बना के लिखते हो तो 1.5 नंबर एग्जामिनर आपको देगा, ठीक है। तो अगर ऐसे ही लिखोगे, ये सब देखे रहोगे, तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा और आप लोग लिख दोगे पेपर में, ठीक। चैन दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में और फिजिक्स का पेपर देने वाले हो ना, तो आज की इस वीडियो में हम पूरी किताब के दोस्तों ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं ना, जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये कमजोर छात्रों के लिए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों हर साल पूछे जाते हैं और बोर्ड परीक्षा 2025 में भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग डर रहे हो, फिजिक्स में पास होना चाहते हो ना, तो ये प्रश्न जरूर तैयार कर लो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र की धारा की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो हम अपना संधारित्र देखते हैं क्या होता है। तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, ठीक है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। इसमें समांतर प्लेटों का एक युग्म होता है, इसमें समांतर प्लेटों का एक युग्म होता है, ठीक है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जिस पर विपरीत आवेश होता है, ठीक है। इसमें समांतर प्लेटों का एक युग्म होता है जिस पर विपरीत आवेश होता है। युग्म की एक प्लेट को विभव दिया जाता है, मतलब विभव से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। विभव से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जिस पर विपरीत आवेश होता है, किस पे? समांतर प्लेटों का एक युग्म होता है जिस पे विपरीत आवेश होता है। युग्म की एक प्लेट को विभव से जोड़ दिया जाता है तथा दूसरी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, मतलब नीचे धरती से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता क्या है? किसी संधारित्र को दिया गया आवेश, किसी संधारित्र को दिया गया आवेश तथा विभव में वृद्धि के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे C से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो धारिता C बराबर क्या हो जाएगा? Q/V, ठीक है। Q/V हो जाएगा। दोस्तों एकदम सरल भाषा में लिखे हैं, अगर आप लोग ध्यान से सुन भी लेते हो और देख लेते हो ना पूरा वीडियो, तो ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आप लोग पेपर में आराम से बना बना के लिख दोगे और एकदम अच्छे से पास हो जाओगे, ठीक है। डरिए मत, आप लोग बस ध्यान से देखिए, ठीक है। डरने से कुछ नहीं होता है, ध्यान से बस देखते रहिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो देखिए क्या होता है अनओमीय प्रतिरोध। ऐसे ही हेडिंग आपको डाल देना है, फिर लिखना है कि वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया मतलब पूरी तरह, ठीक है। वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूरी तरह पालन नहीं करता है, उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। याद हो गया ना दोस्तों, ठीक है। अनओमीय प्रतिरोध क्या है? जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, वह अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है? विद्युत बल्ब का तंतु व डायोड बल्ब, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका तैयार हो गया, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों एकदम आसान आसान बता रहे हैं हम, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है दोस्तों। इस साल भी पूछा जाएगा और आप लोग आराम से लिख के आओगे और अच्छे नंबर से पास होगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखिए, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध? तो किसी चालक के एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार के प्रतिरोध को चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। रो बराबर होता है R/A/L, ठीक है। रो बराबर क्या होता है? R/A/L, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है R/A/L, ठीक है। और इसका मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है। इसका मात्रक होता है ओम मीटर। और वहीं पे इसकी बीमा की बात करें तो ml पे 3, T पे -3 और A पे 2 घात, ठीक है। ये होता है इसकी बीमा विशिष्ट प्रतिरोध की, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। दोस्तों ध्यान से देखिए, आगे और भी आसान आसान और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वही पेपर में आएगा, आप लोग बना बना के लिखोगे, अच्छे नंबर से पास होगे, ठीक है। बस वीडियो लास्ट तक देखो और अगला प्रश्न देखते हैं हम, ठीक है।
हमारा अगला प्रश्न है कि विशिष्ट चालकता का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये 2012, 18, 2020 और 2024 में भी पूछा गया है। ठीक है, 2025 में भी पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसीलिए इसको आप लोग ध्यान से देख लो। ठीक है, विशिष्ट चालकता का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं विशिष्ट चालकता। तो किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, यदि किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, इसको रो बोला जाता है। ठीक है, विशिष्ट चालकता को रो से प्रदर्शित करते हैं ना। ठीक है, तो यदि किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो है तो विशिष्ट चालकता, ठीक है, सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/रो। ठीक है, 1/रो। ओके, ये रो है, ये है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा। ओके, तो विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/रो। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब होता है बटे में 1। ओके, ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे सिग्मा बराबर क्या हो गया, 1/रो। ठीक है, विशिष्ट चालकता को रो से प्रदर्शित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और वहीं पे देखा जाए इसका मात्रक, तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसका मात्रक होता है किसका, विशिष्ट चालकता का। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग एकदम रट लो, घोल के पी जाओ, अच्छे से याद कर लो। ठीक है, एकदम पेपर में आएगा, ऐसे ही छाप देना, पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 3 नंबर में पूछेगा ये दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, तो देखते हैं क्या समझते हैं। सेल के दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक विद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न है, एकदम अच्छे से आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो या फिर कॉपी पेन लेके नोट कर लो। ठीक है, वीडियो रोक के नोट्स बना लो और एकदम रट लो दोस्तों, यही आपको पास कराएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से बस देखते जाओ, यही सब आएगा दोस्तों। ठीक है, थ्योरी में से यही सब आएगा थ्योरी में। ठीक है, और इसी के बलबूते पे आप पास होगे फिजिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है विभव मापी द्वारा मापे गए सेल का विद्युत वाहक बल यथार्थ क्यों होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई साल पूछा गया है, इसीलिए ध्यान से देख लो। ठीक है, यथार्थ क्यों होता है, विभवमापी द्वारा मापे गए सेल का विद्युत वाहक बल यथार्थ क्यों होता है, क्योंकि विभवमापी से पाठ्यांक तब लिया जाता है जब परिपथ में परिणामी धारा शून्य होती है, अर्थात सेल खुले परिपथ में होता है तथा यह अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्ट मीटर के तुल्य होता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि विभव मापी की सुग्रहिता से क्या तात्पर्य है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो विभव मापी के प्रयोग में जा की को शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा विस्थापित करने पर धारा मापी में बहुत अधिक विक्षेप उत्पन्न हो जाए तो वह, ठीक है, तो विभव मापी सुग्राही होता है। ठीक है, क्या लिखा है, विभव मापी के प्रयोग में जाकी को शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा विस्थापित करने पर धारा मापी में बहुत अधिक विक्षेप उत्पन्न हो जाए तो विभव मापी सुग्राही होता है। किसी विभव मापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता, ठीक है, विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो विभव मापी की विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, के इक्वल टू V/L। ठीक है, जहाँ V क्या है, V है विभव मापी के तार के सिरों पर विभवांतर। ठीक है, और L क्या है, विभव मापी के तार की लंबाई है। ठीक है, तो के अनुसमानुपाती 1/L। ठीक है, ये हो जाएगा विभव मापी की प्रवणता। ठीक है, के समानुपाती 1/L। ठीक है, क्योंकि कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऊपर में बटा 1 लग जाएगा। ठीक है, अर्थात विभव मापी के तार की लंबाई L बढ़ाने पर K का मान कम हो जाएगा, अर्थात विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान से आप लोग इसको तैयार कर लो। तो देखते हैं चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। तो किसी कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है जो इस पर एकांक चुंबकीय क्षेत्र में कार्य करता है। ठीक है, जबकि कुंडली की अक्ष क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक है, जबकि कुंडली कैसी हो, अक्ष क्षेत्र के लंबवत हो।
इसकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, ठीक है, उत्तर ध्रुव की ओर होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा, ठीक है। 3 नंबर में ये पूछेगा, एकदम इसको अच्छे से तैयार कर लो, काफ़ी सरल भाषा में लिखे हैं। चलिए हम अपना अगला प्रश्न भी फटाक से देख लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न भी जल्दी से तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। काफ़ी इजी प्रश्न है, 3 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। अभी इसको ध्यान से ऐसा लिखे है ना कि आपको याद हो जाएगा, सुन लो बस ध्यान से, याद हो जाएगा आपको, पेपर में आराम से लिख दोगे बना के, ठीक है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ठीक है। यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है, यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान दूरी व समय के परिवर्तित न हो रहा हो, ठीक है, दूरी व समय के परिवर्तित न हो रहा हो तो इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, उसका मान ना अगर नहीं बदलता है, ठीक है, दूरी और समय के साथ इसका मान परिवर्तित नहीं हो रहा है ना, तो इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। किसी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक है। किसी धारावाही परिनलिका के अंदर अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र बना है तो वो एक समान ही रहता है, ठीक है। तो यही इसका उदाहरण हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र का। ओके, समझ में आया कि नहीं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके फिर से ध्यान से सुन लो आप लोग, ठीक है। और फिर हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ओके, अगला प्रश्न है साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साइक्लोट्रॉन के कार्य करने का सिद्धांत यह है कि यह लगाए गए प्रत्यावर्ती विभवांतर तथा आवेशित कण की परिकरण आवर्ती समान होती है, ठीक है। तो हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। अगर ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो ना तो पास हो जाओगे फिजिक्स में, ठीक है। 23 नंबर लाना होता है पास होने के लिए। और ये सब अगर आप लोग ध्यान से एक बार देखे रहोगे तो आपके दिमाग में घूमता रहेगा दोस्तों, आपके दिमाग में ये सब घूमता रहेगा ना। अगर कोई भी शब्द मिल जाता है क्वेश्चन में, कोई भी शब्द मिल जाता है ना तो उससे रिलेटेड आप बना के लिख दोगे। तो अगर 3 नंबर का भी क्वेश्चन रहेगा ना, अगर आप गलत भी बना के लिखते हो तो 1.5 नंबर एग्जामिनर आपको देगा, ठीक है। तो अगर ऐसे ही लिखोगे, ये सब देखे रहोगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा और आप लोग लिख दोगे पेपर में, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करो आप लोग, ठीक है। डरो मत, डरने से कुछ नहीं होता है। पेपर में आपको लिखने से नंबर मिलेगा, ठीक है। छोड़ के आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए ये सब पढ़ लो, ये सब आप लोग पढ़ लो ध्यान से दोस्तों, ये सब आप लोग पढ़ लो। अगर ये नहीं भी आएगा ना दोस्तों तो यही लिख देना बना बना के, ठीक है। एक शब्द पकड़ना, उससे रिलेटेड लिखते जाना, ठीक है। क्वेश्चन में कोई भी शब्द, मान लीजिए क्वेश्चन में वोल्ट मीटर दिख गया तो पता रहना चाहिए ना वोल्ट मीटर क्या होता है, तभी ना आप उसके बारे में लिखेंगे। तो ऐसे ही आप पूरा प्रश्न पत्र अच्छे से हल करके आओगे। 23 नंबर ही लाना होता है दोस्तों, आराम से ला लोगे, पास हो जाओगे फिजिक्स में, टेंशन मत लो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।